वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा से संबंधित टोह सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ऑप्शन डी राइट आंसर है, ब्रज भाषा को। ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता था। वस्तुतः ब्रज भाषा की विभिन्न शैलियों से बोलियों का विकास होता है, जिनमें पिंगल भी एक कड़ी रही है। पिंगल जहां ब्रज भाषा के विकास में सहायक रही, वहीं डिंगल भाषा राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है? यहाँ पे राइट आंसर है बी, भाषा लिखने में। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। लिपि का प्रयोग भाषा लिखने में किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा को लिखने हेतु देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डूब रही ताराघट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो अंबर पनघट में डूब रही ताराघट उषा नगरी में इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रूपक। उपरोक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। यहाँ अंबर को पनघट और तारा को घट यानी कि घड़ा तथा उषा को नगरी यानी कि नगर की स्त्री मान लिया गया है। अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पंक्तियां हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और उपयुक्त पंक्तियों में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो कतर ब्योंत में द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, द्वंद्व। काटने और छांटने की क्रिया या ढंग को कतर ब्योंत कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है, जैसे हार जीत, पाप पुण्य आदि। अगला प्रश्न है, गौह प्लस चरित्र की संधि है? तो गौह प्लस चरित्र की संधि है गौश्चरित। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विश्लेषण देखते हैं। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग शा हो जाता है। जैसे पुनः प्लस चर्चा, ये मिलकर के पुनश्चर्चा, और दुह प्लस चरित्र मिलकर के दुश्चरित्र, और निह प्लस चल मिलकर के ये निश्चल, और गौह प्लस चरित्र मिलकर के गौश्चरित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, गौश्चरित। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और अन्य परिजनों को लिखा जाता है। वैयक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी, सगे संबंधियों, मित्रों के मध्य। अगला प्रश्न है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं वाक्य में कुर्सी शब्द में वाक्यानुसार अधिकरण कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, अधिकरण कारक। वस्तुतः अधिकरण कारक का परसर्ग चिन्ह में पर होता है। अगला प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। जिसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, संयुक्त वाक्य।
अगला प्रश्न है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है तब प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, यामा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा कृति पर मिला है। महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा एक कविता संग्रह है जिसमें महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनके 4 कविता संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि और शांति गीत में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो अब आप चल सकते हैं, इस वाक्य में सामर्थ्य सूचक वृत्ति है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, सामर्थ्य सूचक। सामर्थ्य और संभावना प्रकट करने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग होता है उसे सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सामर्थ्य सूचक। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द है, तो स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, सचल शब्द का विलोम अचल होता है और चंचल शब्द का विलोम स्थिर होता है और चेतन शब्द का विलोम अचेतन होता है, अचेतन अथवा जड़ होता है। तो स्थावर का विलोम यहाँ पे हो जाएगा जंगम, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ चक्रपाणी शब्द ये शिव का अर्थ नहीं है। शिव के पर्यायवाची हैं महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभु, हर महादेव, त्रिपुरारी, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, मदनारी इत्यादि हैं। चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चक्रपाणी ये शिव का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्म वाच्य में प्रधान होता है, तो कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है और भाव वाच्य में भाव की प्रधानता का तथा कृत वाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बलि और बलि का अर्थ है, तो बलि का अर्थ होता है बलिदान और बलि का अर्थ होता है वीर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बलि और बलि का अर्थ क्रमशः बलिदान और वीर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रसोईया में प्रत्यय है, तो रसोईया में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दिए गए विकल्पों में विद्वान शब्द विशेषण है जो विशेषता का बोध कराता है, इसका शाब्दिक अर्थ तत्वज्ञ अथवा पंडित है, तो शेष विकल्प विशेषता का बोध नहीं कराते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है, विद्वान शब्द ये विशेषण है। अगला प्रश्न है, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ और आओ ये कंठोष्ठ वर्ण है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ओ तथा औ कंठोष्ठ वर्ण है, ओ को अर्ध संवृत तथा औ को अर्ध विवृत सुर कहते हैं। वस्तुतः कंठ द्वारा जीभ और ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं और दांत से जीभ और ओठों से स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में केवल व वर्ण ही दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। जैसे का और शा मिलकर के छा हो जाता है और ता और रा मिलकर के त्रा हो जाता है, जा और या मिलकर के ज्ञा हो जाता है और शा और रा मिलकर के श्रा हो जाता है। अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण यहाँ पे हा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं, जैसे हा। अगला प्रश्न है, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? तो आंधी आवे बैठ गवावे इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप ये खड़ी बोली से विकसित हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएं हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक।
तो गद्यांश को हम लोग रीड नहीं करेंगे, आप लोग चाहे तो रीड कर सकते हैं। हम गद्यांश के प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तरों को। तो गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। तो सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है, गद्यांश की प्रथम पंक्ति से स्पष्ट है कि मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मापना। अगला प्रश्न है, सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं की पैमाने से दिक्कत कब आती है। तो गद्यांश की अंतिम पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं की पैमाने से दिक्कत तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया है। तो जोनाथन हुसैन ने हाल ही में एक लंबा शोध किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लंबा शोध। अगला प्रश्न है, 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन है। तो 98.6 से एक 98.6 नाम से एक कहानी नहीं बल्कि एक उपन्यास लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये कथन असत्य है, यह कहानी नहीं एक उपन्यास है। अब प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 45 तक कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ उनके साथ में उत्तर भी दिए हुए हैं, तो आप लोग उसे आराम से कर सकते हैं। हम प्रश्न संख्या 46 से शुरू करेंगे, जहाँ से जीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो प्रश्न संख्या 46 से संबंधित जीएस का पहला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी व बिरजिस कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ यानी कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो उसी समय घटना हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 1893। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वह प्रिटोरिया के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो राइट आंसर है यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चोल नायकन, कुरुम्बा, कट्टू नायकन और कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं। तो ये आदिम जनजाति समूह ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे सी, केरल राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है। तो पोनमुडी दक्षिण भारत में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल यानी कि हिल स्टेशन है। ये पोनमुडी पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरल का तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, राजीव आवास योजना। यह योजना 2011 में प्रारंभ की गई और यह कार्यक्रम आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। योजना की कार्यान्वयन अवधि है 2013 से 2022 तक। अगला प्रश्न है, जून 2023 में भारत की उड़ीसा राज्य में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है, भारत ने जीता है। जून 2023 में भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो
इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब भारत ने लेबनान को पराजित कर जीता है। भारत ने दूसरी बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, भारत। अगला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा ये रेगनर नार्गसे से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नार्गसे। इस अवधारणा का मानना है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं और इनका परमाणु भार समान होता है। हालांकि इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना तथा घनत्व भिन्न होते हैं। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, परमाणु भार समान होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिका को नष्ट कर रक्त के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, रक्त आयतन। मानव प्लीहा रक्त आयतन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, एल्ब्यूमिन। मूत्र हल्का अम्लीय, जिसका पीएच मान 6 होता है तथा यूक्रोम की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% जल, लगभग 9.3 प्रति लीटर यूरिया, 9.3 ग्राम प्रति लीटर यूरिया और 1.87 ग्राम प्रति लीटर क्लोराइड और 1.17 ग्राम प्रति लीटर सोडियम और 0.75 ग्राम प्रति लीटर पोटेशियम तथा 0.67 ग्राम प्रति लीटर क्रिएटिनाइन मौजूद होता है। एल्ब्यूमिन मूत्र का असामान्य घटक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, राज्य के राज्यपाल। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने के प्रावधान का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। तो भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड केरल में बनाया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, केरल। केरल भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अप्रैल 2017 में अयमानम ग्राम पंचायत कोट्टम जिला के पहले डिजिटल पंचायत वार्ड संख्या 15 की वेबसाइट का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इस आधार पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ख में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर की दूरी तक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। मई 2023 में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे NH 34 का भाग पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर की दूरी तक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई। बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का काम क्यूब हाईवेज L&T और गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड की टीमों द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र ये मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी और यह संस्थान 26 जून 2002 में NIT में परिवर्तित हुआ है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है।
तो 25 मई 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, केरल। ई शासन के मद्देनज़र राज्य में सरकारी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को तुरंत और पारदर्शी रूप से सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, केरल। केरल राज्य भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अप्रैल 2023 में मणिपुर इम्फाल में आयोजित हुए 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता। इस प्रतियोगिता में दिल्ली की श्रेया पूजा फर्स्ट रनर अप रही थी। तो 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नंदिनी गुप्ता। अगला प्रश्न है, जून 2023 में अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इस पनडुब्बी का नाम क्या था? तो इस पनडुब्बी का नाम था टाइटन। जून 2023 में अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इस पनडुब्बी का नाम टाइटन था और यह सभी लोग इस पनडुब्बी से वर्ष 2012 में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। विश्व भर के एक्सपर्ट्स के अनुसार इस पनडुब्बी में कैटास्ट्रॉफिक एम्प्लोजन के कारण विस्फोट हुआ था। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी, टाइटन। अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इस पनडुब्बी का नाम था टाइटन। अगला प्रश्न है, यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या है? तो यूनिवैक का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सीपीयू। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह कंप्यूटर पर चलने वाले हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर से प्राप्त सभी निर्देशों का निष्पादन करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सीपीयू। ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं की जा सकती है उसे कहते हैं? तो जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं की जा सकती है उसे द्वितीयक स्मृति यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी, सेकेंडरी मेमोरी। यदि सीपीयू को आवश्यकता होती है तो प्रोग्राम और डेटा द्वितीयक से प्राथमिक स्मृति को ट्रांसफर होता है। इसके पश्चात सीपीयू उसे प्राथमिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी से रीड करता या ग्रहण करता है। तो जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं की जा सकती है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉडिफायर कीज। शिफ्ट की का प्रयोग कैपिटल अक्षरों को बनाने या अन्य कुंजियों पर विराम चिन्ह और अन्य प्रतीकों यानी कि सिंबलों तक पहुंचने के लिए करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये कहलाते हैं मॉडिफायर कीज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाइट 0 और के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? तो बाइट ये कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन में डिजिटल सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन को निरूपित करने वाली इकाई यानी कि यूनिट है, जो सामान्यतः 8 बिटों से बनी होती है। पावर ऑफ 2 के तहत एक बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है, 255। बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। अगला प्रश्न है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। राइट आंसर है यहाँ पे ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर का स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ऑन या ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर को खोलने की प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। तो सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगला प्रश्न है, कंपाइलर द्वारा खोजी गई तालिकाओं प्रश्न को फिर से देखते हैं। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है? तो कंपाइलर द्वारा खोजी गई त्रुटियों यानी कि एरर को सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंटैक्स एरर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, सिंटैक्स एरर। इन त्रुटियों में वर्तनी संबंधी त्रुटियां, स्पेलिंग एरर आदि सम्मिलित हैं। इन त्रुटियों के कारण प्रोग्राम को निष्पादित नहीं किया जा सकता है। तो कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है बेसिक शब्द का संक्षिप्त रूप है। तो बेसिक शब्द बिगिनर्स, ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिगिनर्स और पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक शब्द का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम 2 कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है 2। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तथा आपस में तार या बेतार माध्यम से जुड़े होते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एनालॉग तथा डिजिटल विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है 2। अगला प्रश्न है टीसीपी सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में सामान्यतः टीसीपी यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में सामान्यतः टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यह एप्लीकेशन लेयर तथा इंटर लेयर के मध्य होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर चेकिंग फ्लो कंट्रोल भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को जाना जाता है। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को वेब कहा जाता है। वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान की गई सामग्री का एक स्पेसिफिक कलेक्शन होता है। एक वेबसाइट में आमतौर पर कई वेब पेज होते हैं जो एक साथ सुसंगत रूप से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेब पेज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को वेब पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर से दूसरे यूजर के कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से सूचना भेजने का कार्य करता है। ईमेल के माध्यम से भेजी गई मेल्स प्राप्तकर्ता यानी कि यूजर की इनबॉक्स में तथा भेजने वाले यूजर के आउटर बॉक्स में रहती हैं। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पावर पॉइंट। कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है फॉन्ट किसे कहते हैं। तो फॉन्ट कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार होता है। यह कंप्यूटर की एक भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर के अक्षर या आकार, अंकों का आकार। फॉन्ट किसे कहते हैं? कंप्यूटर के अक्षर या अंकों के आकार को फॉन्ट कहते हैं। यह कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है परंतु विभिन्न भाषाओं में मुद्रण कार्य या टाइपिंग के लिए उसका संगत फॉन्ट निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकते हैं। तो एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है। एक्सेल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। एक्सेल डेटा को ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है और डेटा को चार्ट द्वारा समझने में आसानी होती है। एक्सेल में विजार्ड का प्रयोग करके चार्ट को बनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ये एक्सेल में बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की पहचान पता यानी कि एड्रेस करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को फार्मूला बार द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि आश्रम में स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये बिठूर में स्थापित है। उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिठूर। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम ये स्थापित है बिठूर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो प्रश्नगत जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी और मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र।
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की संख्या न्यूनतम है? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, महोबा। इसकी जनसंख्या है 876 और 055। इससे इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः चित्रकूट, फिर हमीरपुर और श्रावस्ती का स्थान है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महोबा जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। तत्पश्चात न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती जिले हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, महोबा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महोबा जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सिंगरौली क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में डायस्पोर एवं पायरोफिलाइट तथा विंध्य क्षेत्र में एंडालुसाइट एवं कैलसाइट पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति दशहरी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दशहरी। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद और कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। प्रदेश में उत्पादित आम की विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से प्रचलित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है दशहरी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। तो यहाँ पे दिया गया है उनके महत्व के आधार पर उनका सही आरोही क्रम लिखना है। तो सिंचाई क्षेत्र के प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से हुई है। तो यहाँ पे पहले नलकूप आ जाएगा और नलकूपों से सिंचाई हुई है 73.4%। तत्पश्चात 15.1% नहरों से हुई है। तो दूसरे के बाद फिर पहला आ जाएगा नहरें। इसका मतलब राइट आंसर है बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। नलकूप, नहरें और तालाब एवं कुआं और फिर अन्य संसाधन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 15.1% नहरों से तथा 8.6% कुओं से और 0.6% तालाब से और झील एवं पोखरों से 2.3% अन्य संसाधन से की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप, उसके बाद नहरें, फिर तालाब एवं कुएं, फिर उसके बाद अन्य संसाधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो धुरिया नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। कर्मा का संबंध ये सोनभद्र से है और यहाँ पे महोबा दिया हुआ है, ये सही सुमेलन नहीं है। बाकी के धुरिया ये बुंदेलखंड से संबंधित है। धीवर का संबंध कहार जनजाति से है और नटवरी का संबंध पूर्वांचल से है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जनजाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है और धीवर कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को कहा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों तथा यादवों में नटवरी नृत्य प्रचलित है और कर्मा और सीला नृत्य सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बिरहा ये भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। तो बिरहा का संबंध हो जाएगा भोजपुरी से, ए का पहला। इसका मतलब राइट आंसर है बी। और बी का दूसरा, कजरी, ये अवधि से संबंधित है और मल्हार ये ब्रजी से संबंधित है, रसिया कौरवी से संबंधित है। कजरी का उद्गम मिर्जापुर एवं वाराणसी से माना जाता है, जहाँ भोजपुरी बोली प्रचलित है। यह अवधि में भी गाया जाता है। इसी प्रकार रसिया ब्रजभाषा में ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तथा रसिया एवं मल्हार दोनों ही गान ब्रजी और अवधि दोनों ही भाषा में गाए जाते हैं। विकल्प बी सही है, राइट आंसर हो जाएगा बी। बिरहा का संबंध भोजपुरी से है, कजरी का संबंध अवधि से है, मल्हार का संबंध ब्रजी से है और रसिया का संबंध कौरवी से है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है? तो चरकुला, दादरा और कर्मा ये उत्तर प्रदेश के लोकनृत्य हैं, जबकि मुरिया लोकनृत्य ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुरिया का संबंध ये मध्य प्रदेश से है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश में HCL ITCT लखनऊ में तथा अंसल ITCT एवं पारक्स ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना लखनऊ में की गई है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में संस्थान दिए हुए हैं और सूची सेकंड में स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो भारत खंडीय संगीत संस्थान ये 1926 से संबंधित है और राज्य ललित कला अकादमी ये 1962 और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये 1963 और भारतेंदु नाट्य अकादमी ये 1975। सारे सम्मेलन सही हैं, तो इसका आधार पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सारे सही सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कुशीनगर जिले में की जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर में। तो इस नए विश्वविद्यालय से 10 जिले आच्छादित होंगे जो कृषि प्रधान एवं पिछड़े क्षेत्रों में शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश कुल 52.5 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5वें स्थान पर। जबकि केरल कुल 63 अंकों के साथ पहले स्थान पर और पंजाब 57.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरिहरपुर संगीत विद्यालय का शिलान्यास किया है। तो 7 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आजमगढ़। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा, अंबिका मिश्रा और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा जिससे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी, आजमगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, दूसरे स्थान पर। जबकि पहले स्थान पर राजस्थान है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में उद्योग हैं और सूची सेकंड में उनकी स्थिति दी हुई है। तो एंटीबायोटिक इसका संबंध है ऋषिकेश से और उर्वरक, एंटीबायोटिक इसका संबंध हो जाएगा ऋषिकेश और उर्वरक का संबंध हो जाएगा आंवला से और रबर का संबंध हो जाएगा मोदीनगर से और पॉलीफाइबर इसका संबंध हो जाएगा बाराबंकी से। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए का चौथा और बी का पहला और सी का दूसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी का तीसरा। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है, एंटीबायोटिक ये ऋषिकेश से संबंधित है और उर्वरक ये आंवला से संबंधित है, रबर मोदीनगर से संबंधित है और पॉलीफाइबर ये बाराबंकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जनजातीय समूह है। इसके बाद खरवार समूह तथा थारू समूह का स्थान आता है और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। उल्लेखनीय है कि थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू ही उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जबकि गोंड समूह में गोंड, धुरिया, नायक, ओंझा, पथारी तथा राजगोंड शामिल हैं
तथा खरवार समूह में खरवार और खैरवार जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड। अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना वर्ष 2012-13 में शुरू की गई। ऑप्शन डी राइट आंसर है 12-13 में। उन व्यक्तियों संगठनों के कार्यों को मान्यता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिन्होंने वृक्षावरण, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य किया, जिससे लोगों में वन और वन्यजीव संरक्षण की भावना जागृत हो गई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर उत्तर प्रदेश से संबंधित आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण ये करवाया गया था अकबर के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए अकबर। आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण अकबर ने करवाया था, अतः विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।